मतलब कि बिजनेस हॉरोस्कोप, ये Yes. भी कोई टर्म Yes, है, ये भी वो होती मैंने है? ही खुद डेवलप किया। अच्छा, ओके। और बिजनेस हॉरोस्कोप कई बार इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि आपका जो एमडी सीएमडी है उससे ज़्यादा वो पावर उसके अंदर होती है। D10 चार्ट क्या होता है? D10 क्या करता है, ये बताता है आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में ग्रोथ किस तरह से रहेगी। ये बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज़ भी हैं, चाहे वो विराट कोहली ले लो, या बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स में भी जाना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है। जब वो उस टेम्पल में जाता है तो आदमी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है और उस मंदिर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है वो अलाइन होता है। बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखो तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो बेसिकली आपका जो साउथ एरिया आ गया, साउथ हमारा एरिया कॉन्फिडेंस का है। अगर अल्टीमेटली क्या बिजनेस अपने स्टार्ट कर दिया लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब अब हम चेक करते हैं कि आपकी सूर्य की पोजीशन आपकी कहाँ पे कैसी है पथरी में। अगर सूर्य डाउन है तो आपका ईस्ट डिस्टर्बेंस है, ईस्ट डिस्टर्बेंस है तो आपका नेटवर्क, आपका सर्कल वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो सन को भी देखना पड़ेगा ना। अगर आपका मून डिस्टर्बेंस है तो मून अगर जन्मपति में डिस्टर्बेंस है तो हमारा भाई नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है वो भी डिस्टर्बेंस होगा, जो सपोर्ट की डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु का अलाइनमेंट। अगर आपने अपनी लायबिलिटी को कम नहीं किया तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ सकती। तो कई कंपनियों को मैंने गाइड किया कि आप सबसे पहले अपनी लायबिलिटी पे फोकस करिए। मतलब कि आपने स्ट्रैटेजी भी दी, एस्ट्रोलॉजी भी दी और वास्तु से मतलब पूरा अलाइन किया, बिजनेस कोचिंग भी दी है, बिजनेस कोचिंग भी दी, तब ग्रोथ हुई नेक्स्ट लेवल। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है या तो वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, स्टक है। बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी जा रहे हैं, वास्तु जा रहे हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज क्वांटम फिज़िक्स के थ्रू क्वांटम एनर्जी को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है बिज़नेस में, इस बारे में बात होने वाली है। क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो इसी पर वर्क करते हैं। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, इन सब को मिलाकर एक क्वांटम फिज़िक्स के थ्रू एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को एक्सप्लोर किया है और उस एनर्जी के थ्रू वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को ग्रो कराते हैं। तो क्या है ये साइंस, इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि हम अपने बिजनेस में इन सब चीज़ों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव जी से। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहूँगी। और आपने इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को स्टैंड आउट किया है। आपने ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में, आपने हीलिंग या फिर मैं कहूँ वास्तु, न्यूमरोलॉजी, क्वांटम साइंस जैसी बड़ी चीज़ों को आप बिज़नेस में लेकर आए। ऑफ कोर्स बिज़नेस में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और आप एक ऑडिट करते थे बड़े बड़े बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स को। वो प्रोफेशन आपने छोड़ा और उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी में आए। एक बड़ा चेंज, एक बड़ा शिफ्ट आपने अपनी लाइफ में लिया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे ऑडियंस हैं वो भी बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे, तो बिजनेस एस्ट्रोलॉजी कैसे बिजनेस ग्रोथ में हेल्प कर सकता है? ज़्यादातर लोग जो मेरे क्लाइंट हैं या जो मेरे पास आते हैं उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो बिजनेस करते हुए उनको 15-20 साल 25 साल हो जाते हैं, लेकिन उनका जो टर्नओवर है वो 50, 60, 70, 100 से ऊपर जा ही नहीं पाता। और मैंने कई ऐसे क्लाइंट को हैंडल किया है जहाँ पे 20-25 साल के बाद भी टर्नओवर 50, 60, 70 करोड़ नहीं जा पाता। जब मैं उनसे मिला, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने देखा कि उनका चैलेंजेस थे हॉरोस्कोप के अंदर, जन्मपत्री जिसे हम बोलते हैं, कुछ चैलेंजेस थे वास्तु के अंदर। लेकिन मैंने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अलावा कुछ हिडन चैलेंजेस होते हैं और वो हिडन चैलेंजेस को प्लग करना
आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर, ज़्यादातर वास्तुशास्त्री जो चैलेंजेस दिखाई देते हैं उनको तो नोटिस कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस दिखाई नहीं देते उसके बारे में बात नहीं कर पाते और बात कर भी नहीं सकते। पॉइंट यहाँ पे तो मैंने देखा सबसे पहले तो उनका जो ब्रेन होता है ऑनर का, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, तो उनका जो माइंडसेट होता है राइट, वो सर्टेन डायरेक्शन में चलता है। अच्छा, और मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे मिले मुझे जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जैसे उनका माइंडसेट था, आज भी उनका माइंडसेट वैसे ही है। और जो माइंडसेट इज़ अ बिग रोड ब्लॉकर फॉर ग्रोइंग द बिजनेस। नंबर 1 माइंडसेट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 2 माइंडसेट के अलावा उनका जो कल्चर होता है बिजनेस का, वो कल्चर इज़ अ बिग रोड ब्लॉकर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट देयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने देखा जब मैं क्वांटम एस्ट्रोलॉजी, क्वांटम साइंस पे बात करता हूँ, तो मैंने देखा है कि अगर आपके फैक्ट्री में 200, 250, 300 एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो जो उनका जो एनर्जी है, उनकी जो एनर्जी है नॉन सेटिस्फेक्शन की, वो आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके प्लांट के अंदर वो मूव करती है। और कई बार क्या होता है, वो सबसे बड़ा एक रोड ब्लॉकर बन जाता है आपकी फैक्ट्री का या प्लांट का या बिजनेस का ग्रोथ ना होने में। क्योंकि जो हमारे थॉट होते हैं, हमारे जो इमोशन होते हैं, दे वाइब्रेट विद इन द एनवायरनमेंट एंड द यूनिवर्स। अगर आपकी फैक्ट्री में एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके विचार, उनकी भावना वो नेगेटिव हो जाती है। और जो नेगेटिव विचार होते हैं, भावना होती है, इमोशन होते हैं, वो कई बार क्या है हमारी ग्रोथ के लिए एक रोड ब्लॉकर बन जाते हैं। राइट, तो बेसिकली मैंने देखा है जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसका ग्रोथ का ग्राफ बहुत अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूँ, मैं 21-22 साल मैं जॉब में था जिसमें मैंने बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट हैंडल किए। क्योंकि मैं ऑडिट डिवीज़न में था, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, डिफरेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑडिट। मैंने कई कंपनियों में ऑडिट किया और देखा मैंने जो कंपनियां ग्रो कर रही हैं उनका जो सिस्टम एंड प्रोसेस है टुवर्ड द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी हायर साइड। तो मैंने देखा कि कई जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो एम्प्लॉय की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने में, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देने में वो बहुत केयर करते हैं। और जो मैंने देखा है कि उसकी वजह से भी आदमी का बिजनेस में ग्रोथ होता है। मैं आपको बताता हूँ बहुत क्लासिक एग्जांपल। एक फैक्ट्री में मैं गया जहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बहुत डाउन था। तो मैंने उनके ओनर से पूछा वेदर योर एम्प्लॉय आर सेटिस्फाइड। तो उन्होंने बोला नहीं, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड है। उन्हें नो, बिकॉज द एनर्जी ऑफ योर प्लांट, एनर्जी ऑफ योर बिजनेस इज़ नॉट मैचिंग विद द एम्प्लॉय एनर्जी। तो यू डू वन थिंग, आप, मैं एक बार फैक्ट्री का विजिट करूँगा, प्लांट का विजिट करूँगा, लेट मी चेक देयर थॉट पैटर्न एंड देयर इमोशन टुवर्ड द कंपनी। और जब मैंने कई लोगों से पूछा कि आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हैं, तो कई बार मैंने नोटिस किया कि लोगों का वो मालिक के सामने बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके फेस के एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी के पोस्चर से मैं समझ गया कि ये एनर्जीज अपने आप एक्सप्लेन कर देती है। राइट, आदमी कुछ ना भी बोले तो उसका फेस, उसकी आंखें, उसकी बॉडी, उसका चाल चलन, उसका मूवमेंट, वो सब बता देता है।
तो हमेशा मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी बिजनेस में ग्रो करते हैं वो तभी ग्रो कर पाएंगे जब वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में फोकस करेंगे। राइट। दूसरा एरिया मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, उनके सिस्टम एंड प्रोसेस बड़े वीक होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी जिसका 10 साल पहले टर्नओवर था, से एग्जांपल 100 करोड़ का, आज उनका टर्नओवर 500 करोड़ का है। तो उनके जो SOPs हैं, सिस्टम एंड प्रोसेस हैं, वो 10 साल वाले माइंडसेट से ही चले आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारी ग्रोथ जो होती है बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंगली हमारे SOPs, हमारे सिस्टम एंड प्रोसेस वो अलाइन नहीं होते। तो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से फिर काम करता है, क्योंकि द एम्प्लॉय आर नॉट डायरेक्टेड बाय द सिस्टम एंड द प्रोसेस विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट, बिकॉज वो कई बार वो वर्केबल नहीं होते सिस्टम प्रोसेस, क्योंकि 10 साल पहले जो टर्नओवर था, आज जो टर्नओवर है काफ़ी गैप है। तो मैं हमेशा बोलता था, जो आपका टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम एंड प्रोसेस, उसके SOP डिजाइन होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो कई जगह मैं जाता भी हूँ ऐसे बिजनेस कोचिंग के लिए, जहाँ पे मैंने देखा है कि जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को और सिस्टम में प्रोसेस बराबर डिज़ाइन किए जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी आती है। अब तीसरा हम चीज़ नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं। राइट। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी में लोग बिलीव करते हैं कि कंपनी के जो MD, CMD, चेयरमैन, डायरेक्टर हैं, उनकी जन्मतिथि देखी और उसके बेसिस पे पता कर लिया कि बिजनेस का ग्रोथ क्या होती है। वो बिजनेस की ग्रोथ देखते हैं एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के बेसिस पे, कि MD की, CMD की, चेयरमैन की जन्मतिथि में ये लिखा है, हॉरोस्कोप में ये लिखा है, ये दशा अंतर्दशा है, इसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि बिजनेस में इस तरह से अप डाउन आना चाहिए। और कई बार वो बिजनेस का वास्तु करते हैं, फैक्ट्री वास्तु करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी वो प्रेडिक्ट करते हैं कि बिजनेस में वास्तु यहाँ प्लस है या माइनस है, या ठीक है या ठीक नहीं है। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पे वास्तु बहुत अच्छा है, पथरी भी ठीक है, लेकिन बिजनेस डाउन है। अच्छा। जब मैंने इस पर रिसर्च की, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं 1995 से इस फील्ड में हूँ, तो मैं रिसर्च का बंदा हूँ, रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मैं डीपर लेवल पे गया, तो मैंने सोचा, देखा, डिस्कस किया, जब जन्मपत्री ठीक है, वास्तु ठीक है, तो बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? तो बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, उसके लिए मैंने ये चेक किया कि बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, और देखा बिजनेस 30 साल से चल रहा है। पहले 10, 15, 20 साल तो बहुत अच्छा चला है, उसके बाद ठीक नहीं चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो मैंने डिसाइड किया खुद कि आप ये बताइए कि आपकी बिजनेस हॉरोस्कोप किधर है। बोले मतलब, हमने जिस दिन आपने बिजनेस सेटअप किया, जिस मंथ में, जिस ईयर में, और जिस समय आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ या बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, उस टाइम की हॉरोस्कोप किधर है। मतलब कि बिजनेस हॉरोस्कोप, Yes. ये भी कोई टर्म Yes. है, ये भी वो होती मैंने है? ही खुद डेवलप किया। अच्छा। कि जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा। डेट, टाइम, ईयर, प्लेस, आप उन सबको आइडेंटिफाई करें। Okay. और बिजनेस हॉरोस्कोप कई बार इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि आपका जो MD, CMD है, उससे ज़्यादा वो पावर उसके अंदर होती है। कई बार क्या होता है, जो MD, CMD के बच्चे होते हैं, कई बार MD अपने बच्चों को हैंडओवर करता है बिजनेस को, और फिर बिजनेस को बच्चे चलाते हैं। राइट, यह जनरेशन कराती है। वो लोग बोलते हैं कि आप इस बच्चे को दे दो, इस बच्चा चला लेगा। लेकिन जो मेरा मानना है कि आप कोई भी व्यक्ति बिजनेस को 30, 40 साल, 45 साल, 50 साल तक चला सकता है, लेकिन उसके बाद वो जनरेशन को हैंडओवर करता है। लेकिन बिजनेस जो 50 साल पुराना है, तो उस बिजनेस की जो हॉरोस्कोप है, आप उसको भी देखिए कि बिजनेस की खुद की लाइफलाइन कितनी है। लोग क्या करते हैं, MD, CMD, डायरेक्टर की, चेयरमैन की लाइफलाइन देखते हैं, लेकिन बिजनेस की अपनी लाइफलाइन कितनी है वो भी तो देखें। फिर मैंने और डीपर में गया, मैंने बोला बिजनेस हॉरोस्कोप को डिज़ाइन करें। तो पता किया मैंने कि उस बिजनेस हॉरोस्कोप के अंदर चैलेंज ऐसे थे जिसकी वजह से वो बिजनेस में प्रॉब्लम थी।
फिर मैंने और डीपर गया तो मैंने बोला कि आपका जो बिजनेस डाउन हो रहा है वो डाउन क्यों हो रहा है। तो बताया कि इसकी वजह से है, मैंने ये एक्विजिशन किया, ये मर्जर किया, ये पार्टनरशिप की। तो हमने देखा डिफरेंट एंगल से कि बिजनेस में जो एक्विजिशन मर्जर किया, पार्टनरशिप की, तो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर वो जो आपका पार्टनरशिप का हाउस है उसकी पोजीशन क्या है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पत्री में देखते हैं कि पार्टनरशिप की अगर पोजीशन 7th हाउस की पोजीशन अच्छी है तो बोल देते हाँ कर लो। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि महासा, अंतरसा, गोचर दशा के बेस पे भी आपका 7th हाउस कितना इफेक्ट हो रहा है, उसमें कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा। तो 7th हाउस के अलावा आपका 2nd हाउस और आपका 11th हाउस, इस पे भी हम लोग नज़र रखते हैं कि आपका 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, इस पे भी हम नज़र रखते हैं, इसको भी कंसिडर करते हैं। उसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं कि आपका D10 चार्ट क्या बोलता है। हमारा D10 चार्ट है वो देखता है कि आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है। D10 चार्ट क्या होता है? D10 एक तो होता है लगन कुंडली, एक है नवांश कुंडली। D10 क्या करता है, ये बताता है आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में ग्रोथ किस तरह से रहेगी। ओके। ये तो हम लोग कंसीडर करते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि कई बार क्या होता है कि वास्तु में हम ये देखते हैं कि वास्तु के अंदर आपको डिफरेंट जोन, वास्तु के जो डिफरेंट जोन हैं वो जोन आपकी कहीं इम्पैक्ट तो नहीं है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, एक मेरा रिसेंटली केस था जिसमें हमने बोला था कि आप है ना नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा खाली रखिए, हल्का रखिए और यहाँ पे प्लांट वाला मत लगाना। तो उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने कंसीडर नहीं किया। तो बाद में पता चला कि उन्होंने नॉर्थ एरिया को हैवी कर दिया, वहाँ प्लांट लगाया, तो लगभग 2-3 साल के अंदर फैक्ट्री ही बंद हो गई। अच्छा। तो कई बार क्या होता है, वास्तु के नियम ये बोलता है कि आपको जिस जोन से आपको बेनिफिट मिलता है आपको उस जोन की केयर करना पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज वास्तु में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग कि वास्तु में डायरेक्शन बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। राइट। और मेरा मानना ये है कि जो आपकी कुंडली है, जो आपका हॉरोस्कोप है, उसके बेसिस पे जो स्टार्स की पोजीशन है उसके बेसिस पे आप वास्तु की पोजीशन देख के तब डिसीजन लें। लेकिन कई बार मैंने देखा है बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखो तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट सबके लिए काम करता है या फिर अलग अलग नहीं, इंसान के लिए अलग अलग बेसिकली चेंजेस? वास्तु में एक होता है कॉमन रूल कि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हुआ, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, और डिफरेंट हमारे 16 डायरेक्शन पे हम काम करते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है कई लोगों का नॉर्थ ईस्ट डैमेज है, उसके बाद भी ग्रोथ हो रही है, क्यों? तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका नॉर्थ ईस्ट में जो पोजीशन है, अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ये देखते हैं कि आपका गुरु कैसा है, जुपिटर कैसा है। अच्छा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हम देखें जुपिटर कैसा है। अगर पत्री में जुपिटर स्ट्रांग है तो जब तक वो स्ट्रांग है, जब तक दशा अंतशा चल रही है, जब तक उसके प्रभाव में है, तो नॉर्थ ईस्ट आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, हम लोग अवॉइड करते हैं नॉर्थ ईस्ट में किचन ना हो। अच्छा। ठीक है। अब हम आपने जिक्र किया तो मैं बताता हूँ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, कई बार हम लोग अवॉइड करते हैं कि इसमें साउथ ईस्ट में जो लोग ज़्यादातर बोलते हैं किचन बनाना चाहिए, ठीक बात है, किचन बना दिया। तो बेसिकली साउथ ईस्ट का जो एरिया है वो एरिया है मनी का फ्लो के लिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका साउथ ईस्ट है ये पैसे की जोन है, पैसे का फ्लो के लिए। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी के लिए है। पैसा आएगा कहाँ से, कौन सी अपॉर्चुनिटी से आएगा, वो नॉर्थ की बात करता है। ओके। और जो वेस्ट है वो बोलता है नेट प्रॉफिट क्या होगा। ओके। आप बिजनेस तो बहुत मोटा कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट भी तो है कि नहीं है उसमें। आप बिजनेस अपने 200, 400, 500 करोड़ का कर दिया लेकिन प्रॉफिट आपका डाउन चला गया, क्यों? राइट। तो आपको नॉर्थ ईस्ट भी देखना है, आपको साउथ ईस्ट भी देखना है, आपको नॉर्थ भी
नॉर्थ डायरेक्शन में देखना है, आपको वेस्ट डायरेक्शन में देखना है, साउथ वेस्ट भी देखना है, नॉर्थ वेस्ट भी देखना है आपको। तो बेसिकली आपका जो साउथ एरिया आ गया, साउथ हमारा एरिया कॉन्फिडेंस का है। अगर अल्टीमेटली क्या बिजनेस अपने स्टार्ट कर दिया लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब अब हम चेक करते हैं कि आपकी सूर्य की पोजीशन आपकी कहाँ पे कैसी है पथरी में। अगर सूर्य डाउन है तो आपका ईस्ट डिस्टर्बेंस है, ईस्ट डिस्टर्बेंस है तो आपका नेटवर्क, आपका सर्कल वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो सन को भी देखना पड़ेगा ना। अगर आपका मून डिस्टर्बेंस है तो मून अगर जन्मपति में डिस्टर्बेंस है तो हमारा भाई नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है वो भी डिस्टर्बेंस होगा, जो सपोर्ट की डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु का अलाइनमेंट। ये कैसे होता है अलाइनमेंट? अलाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रह आपके जन्मपत्री में कमज़ोर हैं तो पहले चीज़ें देखते हैं आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, आपके घर पे उन जोन में क्या प्रॉब्लम है। पहली चीज़ तो अगर वो जोन ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देते हैं कि जोन आपका ठीक है। जोन कई बार काम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि पथरी आपकी इंडिविजुअल है। अब समझिए आपका 5 तत्व से मिलकर आपकी बॉडी बनी है, जल थल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व से मिलकर बनी है बॉडी। अब हमारा जो 5 तत्व से मिलकर आपकी बॉडी बनी है और उन्हीं तत्वों से हमारी वास्तु की जो बिल्डिंग है वास्तु का है उसमें भी कंसीडर किया जाता है। जल थल अग्नि वायु आकाश हमारे वास्तु में जो डायरेक्शन है उसमें ये भी देखा जाता है कि आपकी टोटल जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जो वास्तु में हम स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हैं वो पथरी में भी तो देखना चाहिए ना। राइट। क्योंकि आपकी जन्मपत्री इंडिविजुअल है, कोई एमडी है, उसकी जन्मपत्री में जो ग्रह नक्षत्र होंगे, जो दशाएं होंगी, क्योंकि वो डिसीजन लेने वाला बंदा वही है, जो एमडी सीएमडी वही तो डिसीजन लेगा ना। हाँ जी। तो जब वो बिजनेस में डिसीजन लेता है, अगर उसके ग्रह अलाइन नहीं है, डिस्टर्बेंस है, तो डिसीजन वो गलत ले लेगा। मैंने कई ऐसे क्लाइंट देखे हैं जो कई बार क्या होता है ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि पूरा प्रॉफिट उनका जीरो हो जाता है। कई बार क्या होता है वो ऐसे डिसीजन लेते हैं कि आपको अच्छी खासी फैक्ट्री चलते चलते या तो बंद हो जाएगी या लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिसीजन ले कौन रहा है, सीईओ या एमडी सीएमडी जो भी लेता है। तो मुझे देखना पड़ेगी उसकी पोजीशन कैसी है। अच्छा। उसका जो दशा अंतदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा जो भी दशाएं हैं वो हैं कैसी। कई कुछ दशाएं ऐसी आती हैं जो कुछ टाइम के लिए आती हैं और बिजनेस का नक्शा बदल देती हैं। कि ऐसे डिसीजन ले लेंगे, जैसे आपने सुना भी होगा कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने डिसीजन लिया, प्लांट को लगाया इंडिया में या इंडिया के बाहर, और वो बिजनेस उनका डूब गया। आपने कई देखा होगा ऐसी कंपनी में जो उन्होंने बहुत सोच समझ के लगाया तो वो बिजनेस डूब गया उनका। क्यों डूबा? क्योंकि जो डिसीजन ले रहा है, जो माइंड डिसीजन ले रहा है वो किसके प्रभाव में ले रहा है। मिस्टर एक्स है, उसने जो डिसीजन लिया, जो डिसीजन उसका गलत पड़ गया। अब मैं हमेशा जो बोलता हूँ कभी भी डिसीजन इंडिविजुअल ना लें। अच्छा। हमेशा डिसीजन अपनी मैनेजमेंट टीम के सहयोग से लें, उनकी कंसेंट से लें, और हमेशा प्रॉस एंड कॉन देख के लें, और चैलेंज देख लें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एस्ट्रोलॉजर को भी इन्वॉल्व करें, वास्तुशास्त्री को भी इन्वॉल्व करें, और अपने कंसल्टेंट को भी इन्वॉल्व करें, बिजनेस कोच को भी इन्वॉल्व करें। क्योंकि कई कंपनी में मैं जाता हूँ एज ए बिजनेस कोचिंग, मैं उनको जो बताता हूँ आपके सिस्टम एंड प्रोसेस कैसे हैं, कैसे होना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजी भी देता हूँ कंसल्टेंसी, मैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी देता हूँ, वास्तु में भी जाता हूँ, बिजनेस कोचिंग में भी देता हूँ, उनको प्रोसेस मैपिंग में भी करता हूँ, बिजनेस को रन कैसे करना है उस पर भी उनको गाइडेंस देता हूँ। अगर आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ज़्यादा है तो आपका मान लो सपोज आपका टर्नओवर 500 करोड़ का है और आपके वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन बहुत हाई है, और आपने इंटरेस्ट आपका मेजर बर्डन है, तो सबसे पहले तो क्या है आप कितने भी वास्तु दोष करा लो, कितने भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी ले लो, अगर आपने अपनी लायबिलिटी को कम नहीं किया तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ सकती। राइट। तो कई कंपनियों को मैंने गाइड किया कि आप सबसे पहले अपनी लायबिलिटी पे फोकस करिए, अपनी लायबिलिटी को कट डाउन करिए, धीरे धीरे उसको कम करिए।
अपनी जो एनर्जीज है, जो अपनी एनर्जी बिजनेस में डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10% 20% एनर्जी अपनी लायबिलिटी को भी कट डाउन करने में डालिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प दे दो, कंसल्टेंसी दे दो, वास्तु में हेल्प दे दो, कंसल्ट दे दो, लेकिन जो बैलेंस शीट आपकी है, जो आपका प्रॉफिट लॉस है, वो आपको सबसे पहले उस पर भी कंट्रोल लेना पड़ेगा ना, कि मेरी लायबिलिटी तो मेरी हाई है, अब मैं कितने एस्ट्रोलॉजी करा लूँ, कितने वास्तु करा लूँ, लायबिलिटी में अगर मैंने फोकस नहीं किया तो वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगी। कई कंपनी को मैंने ऐसे किया जिनके बहुत हैवी इंटरेस्ट जा रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि भाई अपने इंटरेस्ट को पहले रिड्यूस करो, कम करो, बार्गेनिंग करो बैंक से, कट डाउन करिए उसको, आपको लिमिट को मॉडिफाई करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा चेंज करवाइए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो लायबिलिटी है, वो आपकी स्ट्रेंथ को डाउन कर देगा, वीक करिए। मतलब कि आपने स्ट्रैटेजी भी दी, एस्ट्रोलॉजी भी दी और वास्तु से मतलब पूरा अलाइंड किया, बिजनेस कोचिंग भी दी है, बिजनेस कोचिंग भी दी, तब ग्रोथ हुई नेक्स्ट लेवल। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ जी, नेक्स्ट आता हूँ, हम इसको बोलते हैं माइंड कोचिंग। अच्छा, तो बेसिकली कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 21-22 साल मैं ऑडिट में था, कॉर्पोरेट ऑडिट में, जहाँ पे बड़े बड़े क्लाइंट, जिसमें नॉर्मल आपका 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर था, मैंने उनको अंडरस्टैंड किया, देखा कैसे काम करते हैं, तो मैंने देखा जो माइंड सेट है वो कई बार लोगों का चेंज नहीं होता। अगर लाला जी 25 साल 30 साल से कंपनी चला रहे हैं तो वो कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और कई बार क्या होता है उनकी जो जनरेशन, उनके बच्चे हैं कि वो फादर के माइंड सेट से अलाइन नहीं होते। फादर चलते हैं 20 साल 25 साल पहले, जो यंग जनरेशन है आज के टाइम पे चलती है, वो कहती है पापा मैं डिजिटली ग्रो करूँगा, क्योंकि आज उस टाइम पे डिजिटली था नहीं, डिजिटल मार्केट था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, और अब तो एआई भी आ गया, अब एआई भी आ गया। तो हम लोग कई बार क्या होता है बिजनेस ऑटोमेशन पे भी बोलते हैं कि आप है ना, आप बिजनेस को ऑटोमेट कर लो जहाँ अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि आपको तो हमेशा अपने एनर्जी को, अपने टाइम को वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पे आपको उसके आरओआई मिले, कि आपको रिजल्ट मिले। आप दिन भर बिजी रहे, 8-10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे रहे, आपने मेहनत भी की, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो फ़ायदा क्या। आपको तो ये देखना पड़ेगा कि आपका एनर्जी जो ड्रेन करते हैं वो एरिया वो कौन से हैं। अच्छा, मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे बड़े सारे लोग होते हैं नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, अब उसमें वो एनर्जी तो लगा रहे हैं लेकिन वहाँ से आउटपुट नहीं आ रहा, तो एनर्जी ड्रेन हो रही है एक तरह से। यस यस। तो वो एनर्जी को बैलेंस कैसे करें उस समय? तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझसे कंसल्ट करें ना हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है जो स्टार्टअप होता है ना, हाँ, उसके अंदर सबसे चीज़ होती है जुनून, पैशन, ठीक है। स्टार्टअप इज ड्राइव बाय द पैशन, राइट, बट लेक ऑफ नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस। तो कई बार क्या होता है वो अपनी मर्जी से पहले स्टार्ट करता है, चलाता है, जब वो कई खर्चे करता है, कोई प्लानिंग करता है, कोई स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन उसका बैकअप अब नहीं होता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ अगर ये डिसीजन मेरा गलत हुआ तो ज़्यादातर मैं देखा इंडिया में स्टार्टअप 2-3 साल में 4 साल में आप 50% 60% स्टार्टअप बंद क्यों होते हैं? लेक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, लेक ऑफ स्ट्रेटजी, लेक ऑफ प्लानिंग, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक अच्छा बिजनेस कोच नहीं होता। क्योंकि बिजनेस कोच क्या है? बिजनेस कोच इज़ द बिजनेस मेंटर, बिजनेस गुरु जी बोल सकते हैं आप। जी देख लीजिए, थोड़ा पास्ट में जाइए, जो हमारे जितने भी गुरु लोग होते थे वो अपने शिष्य को पहले गुरुकुल में शिक्षा देते थे। आप पहले पांडव गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी। तो उन्होंने सभी को सिखाया डू और नॉट टू डू, राइट। अगर जो आपका जो गुरु है, ये मत मान लीजिए गुरु कोई साधु सन्यासी होगा। गुरु मैं उसको मानता हूँ, गुरु मैं उसको मानता हूँ, मेंटर को, कोच को, जिसके पास एक्सपीरियंस है, राइट, जिसको उसने अच्छा भी एक्सपीरियंस है, बुरा भी है, तो जिसको पॉजिटिव भी पता है उसको नेगेटिव भी पता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आपका बिजनेस अगर किसी भी स्टेज में है,
आपको बिजनेस कोच होना चाहिए। मेरे साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या रहा पास्ट में, अभी भी मैं ऑडिट में भी मैंने काफ़ी काम किया, सिस्टम प्रोसेस में भी काम किया, बिजनेस कोचिंग में भी काम किया, एस्ट्रोलॉजी में भी काम किया, वास्तु में भी काम किया, हीलिंग में भी काम किया। अब मैं न्यूरो साइंस पे भी काम कर रहा हूँ, मैं क्वांटम पे भी काम कर रहा हूँ। अभी आप जी देखिए, मैं बताता हूँ कि हमारा जो माइंड कोचिंग है, लोग बोलते हैं माइंड कोचिंग में, अब कई लोग बोलते हैं एनएलपी के द्वारा हम माइंड कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंड रेडी तो होना चाहिए। जो एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो बेसिकली क्या होता है, मैं एनएलपी भी सर्टिफाइड हूँ, मैंने एनएलपी बहुत साल पहले किया था। एनएलपी बताता है कि आपको ब्रेन के फंक्शन को, जो आपके थॉट है, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। आप उसकी प्रैक्टिस करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपकी जन्म पत्री के अंदर, आपके हॉरोस्कोप के अंदर अगर वहाँ पे चैलेंजेस ऑफ द स्टार्स हैं, तो आप खुद तो करोगे नहीं। अगर कोई नेगेटिव स्टार की पोजीशन चल रही है, दशा अंतशा चल रही है, तो आप अपनी तरह से खुद तो प्रैक्टिस करोगे नहीं। तो आपको कौन चाहिए? आपको चाहिए कोच, मेंटर, जो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जा सके। राइट। तो लोग बोलते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं, जो तो मैं भी कर सकता हूँ, तो भाई आप कर लो। लेकिन वो 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आते हैं, नहीं सर आप ही हमें गाइड करिए, पुश करिए। क्योंकि कोच, मेरा काम क्या है, एज ए कोच, बिजनेस कोच, एज ए मेंटर। तो बेसिकली मैं हर एक एंगल से पहले चेक करता हूँ कि यार कंपनी का पहले हिस्ट्री देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उसके बाद देखता हूँ कंपनी का सिस्टम प्रोसेस क्या है, उसके बाद देखता हूँ कंपनी के बिजनेस हॉरोस्कोप क्या है, उसके बाद देखता हूँ कंपनी के एमडी सीएमडी की चेयरमैन की हॉरोस्कोप क्या है, उसके बाद देखता हूँ वास्तु की एनर्जीज़ क्या है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो क्वांटम एनर्जीज़ है वो कितना मूव कर रही है, उसके बाद देखता हूँ जो डिवाइन कनेक्शन कितना है। कई बार क्या होता है कि मैंने ऐसे ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो बहुत तगड़ा उनके वास्तु दोष था और जन्मपति में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ उन्होंने पूजा पाठ अनुष्ठान हीलिंग से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो एमडी सीएमडी है उसका सरेंडर होना चाहिए डिविनिटी पे, क्योंकि जिस समय भी आप अपने डिवाइन को आप अल्टीमेट मास्टर, अल्टीमेट गुरु मान लेंगे, तो आप काफ़ी हद तक वहाँ से अचीव कर पाएंगे। सर आपने बोला माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ जी। माइंडसेट को थोड़ा सा और डीप डाउन करते हैं। माइंडसेट में बताता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे माइंडसेट का मतलब क्या है। पहली चीज़ तो ये आप चेक करना चाहिए आपको कि आप 2025 में हैं, आपका जो ओल्ड माइंडसेट है कि न्यू माइंडसेट है, स्केर्सिटी माइंडसेट है कि ग्रोथ माइंडसेट है। आप अपनी फैक्ट्री को आगे कितनी ग्रोथ पे ले जाना चाहते हो कि पुराने पैटर्न से ही चलाना चाहते हो। आप एजुकेशन ट्रेनिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आप खुद की लर्निंग कर्व को कितना बढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो पूरी मेंटल फैकल्टीज़ है, आप अपनी मेंटल फैकल्टी को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, आप कितना एजुकेशन ट्रेनिंग अपने ऊपर ले रहे हैं, कितनी स्किल्स अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। और कई बार मैंने देखा है, सम टाइम योर स्किल एंड स्किल इम्प्लीमेंटेशन चेंज योर डेस्टिनी। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी स्किल्स भी सीख ली, बहुत सारा इन्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं पर कुछ मिसिंग रहता है। तो कुछ आप ऐसी रेमेडी बता सकते हो जो हमारी ऑडियंस खुद भी कर सके, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उनके बिजनेस में कुछ नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आ जाए। देखो बेसिकली मैंने अंडरस्टैंड ये किया है, अगर आपको देखो 90 डेज तो देना पड़ेगा। अच्छा। किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है। एक सबसे पहले आप स्टार्टिंग करें, एक डायरी पेन लें। सबसे पहले आप ये चेक करिए, सबसे पहला पॉइंट, ट्रैक योर 15 डेज हैबिट, कि 15 दिन की पहले आपकी जो हैबिट हैं उनको ट्रैक करिए, उसको लिखिए कि सुबह कब मैं उठता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं करता हूँ, क्या मेरा टू डू लिस्ट है और कैसे मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। शाम को घर आता हूँ तो मैंने अपना इम्प्लीमेंटेशन डायरी में क्या रैंकिंग किया है, रैंकिंग 1 2 3 4। आपने अगर आपने
मोर देन 50% 60% काम किए हैं तो आप सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ गए। आपने डिसाइड किया 10 काम करना है मुझे, काम हुए 3, तो आप एवरेज पे हैं, बिलो द एवरेज है। तीसरा आप ये है कि अगर आपने 1-2 ही किए हैं तो आप बिलो द एवरेज है, मतलब डाउन लेवल पे हैं। तो पहले 15 दिन ये देखिए कि आप की जो आवर इन्वेस्टमेंट है सुबह 5 बजे से 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक, एवरी आवर आप ट्रैक करिए। एक छोटी डायरी रखिए और हर 1 घंटे बाद एक रिमाइंडर लगा लो फ़ोन पे, चेक करो कि मैंने इस घंटे किया क्या। पहली चीज़ नंबर 1। नंबर 2, आप सबसे पहले अपनी बॉडी की और माइंड की एनर्जी को एम्पावर करें। जैसे सुबह सो के उठते हैं, सबसे पहले तो आप ग्रेटिट्यूड करें उस ईश्वर का, डिवाइन का। अगर कर सकते हो तो आप 5, 7, 10 ग्रेटिट्यूड के पॉइंट लिखें रोज़, और डिवाइन को फील करते हुए कि ओ डिवाइन, थैंक यू वेरी मच टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी और दिस ग्रोथ। आप लिख सकते हो कुछ पॉइंट। तो पहले थॉट को ट्रैक किया, दूसरा आप ग्रेटिट्यूड किया, तीसरा आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे और अनुलोम विलोम, कपाल भारती, भस्त्रिकासन प्राणायाम जो लोग करवाते हैं, भस्त्रिका वाला करते हैं, और उसके बाद आप कुछ बेसिकली आप कपाल भारती अनुलोम विलोम करेंगे तब भी आप एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, भ्रामरी कर सकते हैं, भस्त्रिकासन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर आपके सेल एक्टिवेट होंगे। राइट। उसका पर्पस क्या होगा, जब आप कपाल भारती करते हो तो आपका जो स्टमक की एनर्जीज है ना, वो ब्रेन के अंदर पुश होती है। अच्छा। वो मैंने फील किया है, जब आप कपाल भारती करते हो तो आपकी ब्रेन के अंदर एक्टिवेशन आता है। दूसरा, आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी एक्टिवेट होती है। ओके। तो ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो सबसे बड़ा काम करती है। और ब्रेन सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो ब्रेन में ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, अपने सर्विस में काम कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें ब्रेन आपका, मान लो ब्रेन इज योर AI एजेंट। राइट। अगर ब्रेन को अपने साथ में आपने नहीं लिया, ब्रेन कहीं दौड़ाएगा आपको, आप कहीं और दौड़ेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया थॉट को ट्रैक करना है, फिर आपको ब्रीदिंग भी करना है, अनुलोम विलोम कपाल भारती करना है, फिर अपने ब्रेन को वॉच करना है कि मेरे पास मैंने जो काम करने के लिए ठाना था कि मेरे जो माइंड है, मेरा जो ब्रेन है, वो मुझसे कौन सा काम करवा रहा है। से एग्जाम्पल, आपने 1 हफ्ते पहले प्लान किया कि मैं 3 दिन बाद बॉम्बे जाऊंगा मीटिंग के लिए। अब जिस दिन मीटिंग के लिए जाना था आपको, उस दिन आपके माइंड ने बोला कि यार क्या करोगे वहाँ जाके, यहीं फ़ोन पे बात कर लेते हैं, यहीं पे जूम पे ले लेते हैं। तो ब्रेन कई बार कहता है आपको जाने से मना करेगा। राइट। तो उसके लिए क्या करना है, आपने पूछना है कि वहाँ पे तुम जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो। ओके। उसको बताओ क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ, पर्सनली जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखूँगा, प्रोग्रेस दूंगा, नेटवर्क, वहाँ पे एनवायरनमेंट देखूँगा, लोगों से मिलूँगा, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस दूंगा। अगर नया क्लाइंट है, कोई क्लाइंट डेवलपमेंट करने जा रहा हूँ, तो उससे मैं पूरा 1 to 1 होके अंडरस्टैंड कर पाऊँगा कि उसकी एनर्जी कैसी है, वो मुझसे अलाइन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। राइट। तो ब्रेन को खुद आप क्वेश्चन दे दो कि तुम ऐसा चाहते हो, मैं ऐसा चाहता हूँ, अब आप बताओ क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अगर रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो मैंने देखा है आपका जो माइंड है ना, आपको पूरी कोशिश करेगा वहाँ से आपको घुमाने के लिए। राइट। और कई बार क्या था, मैंने डीपर में ये भी देखा है, एक होता कि कई बार आपको थॉट इंटेंशनली चूज़ करना पड़ता है। जैसे आज मतलब तारीख है 4 नवंबर से एग्जाम्पल, कल आप जो काम करने वाले हो ना, आप सबसे पहले रात में सोने से पहले एक पेज में जो आपको करना है अगले दिन, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक करना है, आप सबसे पहले प्रॉपरली उसको लिख के आप उसको तकिए के नीचे रख के सो जाओ। अच्छा।
और मन को 3 बार 5 बार दिमाग से अपने आँखों से उसको पढ़ के नीचे रख दो और कमांड कर दो माइंड को, आई हैव टू डू दिस थिंग नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक, प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो आप देखोगे कि आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन है ना, माइंड ऑब्जेक्शन करेगा, वही काम करने नहीं देगा जो आपने डिसाइड किया। और 3 4 5 दिन आप पीछे पड़ोगे, नहीं मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, तो धीरे धीरे क्या है कि आपका माइंड सरेंडर कर जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि कई बार क्या होता है कि ये पहले जिद कर देगा, नहीं करूँगा, नहीं करेंगे, छोटे बच्चे थे होते ना, तो बेसिकली आप पीछे अड़े रहो, तो धीरे धीरे ये सरेंडर करता है। तो मैंने आपको 3 4 टेक्निक बता दी। पहले तो थॉट को ट्रैक करें, फिर अनुलोम विलोम कपालभाति करें, फिर माइंड को चेक करें, फिर उसको एक प्लान दे दो नेक्स्ट डे का और नेक्स्ट वीक का भी। फिर एक नेक्स्ट आते हैं हम कि आप है ना एक कोई इष्ट को जिसको आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, उससे आप कम्युनिकेशन बढ़ाइए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ अर्चना धूप बत्ती अगरबत्ती करते रहें। आप उसके टेम्पल में अगर जा सकते हो तो रोज़ 5 मिनट के लिए जाओ और उनको बोल के आइए कि आई वांट दिस थिंग, प्लीज़ हेल्प मी टू अचीव इट। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी कम है तो उनसे प्रे करिए, ओ गॉड जस्ट एम्पावर मी विद द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड for this work, for this decision or this business deal, whatever. तो आप जब आप उसके सामने बैठ के जब आप बात करते हो डिवाइन से, तो आप देखोगे 5-7 दिन के अंदर, और मैंने देखा है कि लोगों को हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर वो इनको बेटर फील होता है। व्हेन यू कम्युनिकेट विद द डिविनिटी, योर माइंड अंडरस्टैंड नाउ द हायर कॉन्शियसनेस, हाई स्पिरिचुअल पावर, द पर्सन इज गोइंग टू कनेक्ट। तो माइंड कई बार वहाँ पे सरेंडर कर देता है। राइट। तो आप ये देखिए पूरा गीता के उपदेश में क्या है, आप गीता में देखिए, गीता में 13 अध्याय है। मतलब कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके स्ट्रैटेजी के साथ साथ वो सरेंडर का भाव भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जी देखिए गीता में लोग, मैंने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं, लेकिन 13 अध्याय है मेरे ख्याल से, 13 अध्याय 18 अध्याय, मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन गीता में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पहले अध्याय में तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि जी मैं क्यों किसी से युद्ध करूं, कि जी मेरा मामा चाचा जो भी है। बाकी के रिमेनिंग अध्याय में कृष्ण ने उनको केवल कोच ही तो किया है, गाइड ही तो किया है। तो जो हमारी गीता है बेसिकली स्पिरिचुअल ग्रंथ ही तो है। अगर हम गीता के जो 700+ श्लोक हैं वहाँ पे बताते हैं लोग, तो मैं अगर गीता को ही अपना डिवाइन मैनुअल समझ लूँ, डिवाइन बुक समझ लूँ कि यार अगर मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं गीता को ही उठा के कुछ पेज पढ़ता तो मुझे अपने आप गाइडेंस मिलती है। तो मेरा मानना ये है, आप अपनी तरफ जो आप कर सकते हो अपनी मेहनत करिए, जो आप कर सकते हो जो आपके बस में वो करिए। उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में उसकी हेल्प लीजिए, और अल्टीमेटली उन सब से ज़्यादा सुपर पावर है वो है डिवाइन। आप जो भी जिसको भी मानते हो, गुरु को, इष्ट को, जिसको मानते हो, आप जी मांग चलो वो मेरा एमडी है, वो मेरा चेयरमैन है। आप रोज़ उसको रिपोर्ट दो कि आज मैंने ये किया, ये मुझे चैलेंजेस आया था, ये मैंने पोस्टपोन कर दिया, अब मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ कि इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करूँ। आप जिस दिन रोज़ रिपोर्ट करते चले आओगे ना डिवाइन को, ये मांग चलो वो आपका एमडी है, वो आपका सीएमडी है, वो आपका चेयरमैन है। आप रोज़ रिपोर्टिंग उसको करते रहो रात में सोने से पहले। मेरा बिलीव है कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको अंदर से ही गाइडेंस आ जाएगी, डू दिस थिंग एट दिस सिचुएशन, डू दिस थिंग। तो धीरे 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 आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। राइट। अब आप बताइए थोड़ा सा डीपर जाइए। मैंने कुछ लोगों को देखा है
जब कोई व्यक्ति, हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे हाँ इंडिया जी, की, हाँ जी। तो एक बार में, एक दिन में, एक जगह ही, एक समय पे ही कई बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो सभी लोग उस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाते जिस लेवल पे कुछ गिनती के लोग ही पहुंच पाते हैं? इसको मैं बोलता हूँ, एक तो होता है योर प्लानिंग एज पर द हॉरोस्कोप एंड डिवाइन प्लानिंग बियॉन्ड द हॉरोस्कोप। एक तो आपकी लाइफ चलाती है जन्मपत्री, वास्तु कह सकते हो। दूसरी आपकी लाइफ चलाती है डिवाइन प्लानिंग। कई बार क्या होता है कि हमारी पत्री में इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई देती जितनी ग्रोथ हम कर जाते हैं। तो वो ग्रोथ मिली कैसे? कई लोग मैंने देखे हैं, कई अपने बिजनेसमैन देखे हैं, वो हर महीने 15 दिन में कभी अनाथालय, कभी गौशाला, कभी कहीं दान, कभी पुण्य, कहीं किसी को फीडिंग, तो वो करते रहते हैं। तो मेरा जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ, और मैंने फील किया जितना ज़्यादा वो सर्व करते हैं ह्यूमैनिटी को, उनका उतनी ग्रोथ आती रहती है। हाँ, इसीलिए आजकल एक नया ट्रेंड भी चल गया है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज़ भी हैं, चाहे वो विराट कोहली ले लो, या बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स में भी जाना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करते हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट होता है। यस, अब मैं बता दूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब से एग्जाम्पल, कई लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कई लोग गोल्डन टेम्पल जाते हैं, कई लोग सालासर महाराज जी जाते हैं, कई लोग महाकाल उज्जैन जाते हैं, और कोई लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं। तो सबसे पहले अब ये देखिए, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है ना, जब वो उस टेम्पल में जाता है तो आदमी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है और उस मूर्ति का, उस मंदिर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है, वो अलाइन होता है। कई बार क्या होता है कि मैंने ऐसे भी देखा है, मैंने फील किया है, कई मेरे क्लाइंट ने भी बताया है, सत्यन आपके कहने से मैं इस टेम्पल गया, जैसे ही उस टेम्पल में मैंने पूजा पाठ अर्चना अभिषेक कराया, कुछ घंटे के अंदर ही मेरी बॉडी से, मेरे माइंड से मेरा बर्डन काफ़ी हद तक गायब हो गया। क्यों होता है? अब बेसिकली मैंने ये देखा है कि आपकी बॉडी की जो ऑरा है, उस बॉडी में कोई भी नेगेटिविटी है, उस टेम्पल में जाके वो सबसे पहले वो नेगेटिविटी बाहर आ जाती है, वो गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। जैसे आप सिंपल लेमन समझिए, आप ठंड में मान लो 2-3 दिन से नहाए नहीं, अब आपने 3 दिन बाद नहाने गए, आपने साबुन किया, शैम्पू किया, सब कुछ गर्म पानी नहाए, अब बाहर यू आर फीलिंग वेरी फ्रेश, लाइट। हाँ, राइट। तो बेसिकली मैं मानता हूँ आदमी की ग्रोथ के लिए सबसे पहले होता है फिजिकल बॉडी, फिर होता है मेंटल बॉडी, फिर होता है इमोशनल बॉडी, फिर होता है सोल बॉडी। राइट। तो अल्टीमेटली कई बार ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैं फिजिकली इन्वॉल्व रहूँगा, ये करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं वो फिजिकल बॉडी कम इन्वॉल्व करते हैं, मेंटल और इमोशनल ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, तो उनकी लाइफ में ग्रोथ अच्छी आती है। और कई लोग मैंने देखा है कि फिजिकल बॉडी को कम यूज़ करते हैं, मेंटल, इमोशन और अपनी सोल बॉडी को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। कई बार मेरे एक ऐसे भी क्लाइंट हैं, बोलते सत्यन ऐसा है, मुझे तो महीने के 50 लोगों को, 100 लोगों को, 150 लोगों को खाना खिलाना ही है, चाहे वो बंदमन है, मथुरा है, चाहे उज्जैन है, चाहे ऋषिकेश है, बनारस है, तो मेरे नाम से भंडारा चलेगा ही, और मैं पूरी कोशिश करता मैं जाऊंगा, और मैं गौशाला में करूंगा ही करूंगा, मैं अनाथालय में करूंगा ही करूंगा। तो कई लोगों ने मुझे पूछा सत्यन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैंने बोला व्हेन यू फीड ए डिफरेंट सोल, वेदर वो आपका एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, तो वो सोल की ब्लेसिंग आपके पास इनडायरेक्टली आती है। एक होता ना कि बहुत पुराना कोई गाना था, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तो बेसिकली लोग बोलते मुझे मैं बेसहारा हूँ, तो पुराने गाने में एक था, मैं कहीं सुनता था
कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तो पॉइंट क्या है, जो डिवाइन है वो जो देखती है कि आप कितने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन पैदा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर एक चीज़ मैंने और देखी है कि कई बार डिवाइन को आपसे कुछ बड़ा काम करवाना होता है ना, तो वो आपको ऐसे ऐसे चैलेंज से बाहर निकाल देती है जिसमें कभी आपने सोचा ही नहीं था। मेरे कई बंदे ऐसे हैं जिनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, बोले सत्यन में समझ में नहीं आया मैं बच कैसे गया। फिर उन्होंने जब डिवाइन सर्विस में गए, लोगों की हेल्प की, लोगों को, अभी मैं कई बंदे ऐसे जानता हूँ जो लोगों की लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे माइंड कोच, ऐसे बिजनेस कोच, ऐसे लाइफ कोच, जो बहुत लोगों की लाइफ में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता कई बार। वो मैंने देखा, देखते ही देखते उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आई। तो बेसिकली मेरा तो मैसेज यही है लोगों को कि आप जब भी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें तो पहले आप ये चेक कर लें कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजी वास्तु में तो आप चेंज कर लोगे पूजा पाठ अर्चना करके, लेकिन आपकी मेंटल फैकल्टी में चेंज कैसे करोगे? आपको अपना माइंडसेट तो चेंज करना पड़ेगा ना, आपके थॉट तो चेंज करना पड़ेगा, आपको इमोशन तो चेंज करना पड़ेगा, आपकी फीलिंग तो चेंज करना पड़ेगी ना। तो ये कंपोजिट पूरा होता है, कंसोलिडेटेड होता है। आप केवल एस्ट्रोलॉजी से बोलो काम हो जाएगा, नहीं होगा। केवल वास्तु से काम हो जाएगा, नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी वास्तु दोनों मिला के काम हो जाएगा, नहीं होगा। उससे बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो साइंस है वो साइंस, अब तो लोग मानने लगे, साइंस भी मानने लगे कि आपका जो माइंडसेट है वही अगर आपने चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आपके अंदर हमेशा देने का भाव जितना ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में ग्रोथ उतनी ज़्यादा आएगी। आज की डेट में आपको पता ही है, लोग कंपटीशन होता है, कॉर्पोरेट में चले आओ, एक दूसरे की छीना झपटी होती है, छोटे छोटे इंक्रीमेंट के लिए लोग कितना फाइट करते हैं, कितना लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, होते हैं ना। बिल्कुल, कंपटीशन के साथ साथ कंपैरिजन, और वो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बेसिकली क्या होता है कि आप कभी भी किसी को इंटेंशनली डाउन मत करिए, क्योंकि आप एक बार दो बार कर लोगे, लेकिन आपका जो डिवाइन है वो आप पे नज़र रखता है। वो आपको ऐसे एरिया में लाके बताएगा, आपको चैलेंज देगा जो आप जिसने अपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। राइट। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप हर एंगल को देखिए। कॉर्पोरेट वालों से बोलता हूँ कि आप सिस्टम, आपके प्रोसेस, आपका एस्ट्रोलॉजी, आपकी वास्तु, आपकी एनर्जी साइंस, आपके माइंड मैपिंग, माइंड कोचिंग, माइंड सेट, एम्प्लॉय टेक केयर करें आप उसको प्रॉपरली, कहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं वो उसकी आप पूरा एक डाटा बैंक तैयार तो करो। मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं, कई कंपनी में गया हूँ ऐसे जहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जब मैंने एम्प्लॉय को कोच किया, ट्रेनिंग दी उनको, मैंने बोला कि आप अगर आप इसको स्केल अप करते हो, अपने आप को इस लेवल पे जाते हो, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, आपकी लाइफ में बेटरमेंट भी आएगा। तो मैंने उसके ऑनर से बोला कि आप इनकी ट्रेनिंग कराओ, 3 दिन की, 5 दिन की, हफ्ते की ट्रेनिंग कराए, वो इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग दोनों करना। आपको एक अपनी कोचिंग ट्रेनिंग ले लिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी तो कराओ। उससे क्या होगा, आदमी रेडी हो जाएगा। राइट। तो कई बार क्या होता है कि जो कोच होता है उसका काम ये होता है कि सामने वाले बंदे को इस लेवल पे अपलिफ्ट करना ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाए। और सबसे बड़ा जो मेरा पैशन है, मेरा पैशन यही है, मैं चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें। जब वो ग्रो करेंगे तो अपनी उनकी फैमिली भी ग्रो करेगी ना। राइट। उनकी फैमिली ग्रो करेगी, उनका बिजनेस ग्रो करेगा, उनका जॉब ग्रो करेगा, उनका एम्प्लॉय ग्रो करेगा। जब आदमी की लाइफ में आप उसको प्रॉपर कोचिंग ट्रेनिंग दे के ग्रो कराओगे उसको, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा। एक आदमी जिसको 50,000 मिलता है,
अगर 75,000 उसको मिलने लगे, उससे बोला जाए बेटा ऐसा है कि आप 5,000 केवल और केवल आप हर महीने केवल अपनी न्यू एजुकेशन ट्रेनिंग या ग्रोथ में लगाओगे, क्यों नहीं लगाएगा वो? लगाएगा। मैंने तो ऐसे देखे, कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, सर मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए, जॉब करते हुए, आज तक इस लेवल पे ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग किसी ने नहीं दी हमारी। कई ट्रेनिंग आए, कई ट्रेनर आए, कई कोच आए, लेकिन आपने 3-4 महीने में हमारी लाइफ को एकदम बहुत कुछ चेंज किया। राइट। तो मैंने कहा ये मेरा एक पैशन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ग्रो करो, ताकि आप ग्रो करोगे तो आगे चीज़ें ग्रो करेंगी। तो ये मेरा एक फ़िलासफ़ी है। मैं हमेशा डिवाइन से बोलता हूँ कि मुझे जस्ट एम्पावर मी सो दैट आई कैन सर्व टू द ह्यूमैनिटी इन ए बेटर फॉर्म। बिल्कुल मैन सर। काइंड के लिए मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, ये मैं एक प्रे करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके हाथ में है वो आप करोगे, जो आपके हाथ में नहीं है वो डिवाइन आपसे करवा लेगी। ये पूरा सर ये जो मेरी बिल्कुल बहुत अंडरस्टैंडिंग डीप बात आपने कही कि आपसे डिवाइन खुद ब खुद करवा करवा लेगी ना। आप जी सिंपल देखिए ना, जी। जो आपका एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको साल में 2-2 3-3 बार प्रमोशन मिलता है, उसको साल में 2-2 3-3 बार इंक्रीमेंट मिलता है। राइट। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे बंदे देखे हैं जो 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में CFO CEO हो गए। दे कंट्रीब्यूट मच इन द कंपनी और द बिजनेस। तो लाला की नज़र, MD की नज़र आप पे तो आ गई ना। जब आपने ज्वाइन किया था तो MD CMD जानते नहीं था, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे राइट। उसने आपको मैनेजर से सीनियर मैनेजर, फिर VP, फिर आपको एक हायर रैंक पे ले गया। इसी क्या है, जो MD होता है, MD जस्ट लाइक योर डिवाइन, योर गॉड। अगर MD की नज़र आप पे होगी तो आपको इंक्रीमेंट देगा, प्रमोशन देगा। गॉड की नज़र अगर आपके ऊपर आ गई तो वो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकता है। राइट। बट डिपेंड ये करता है कि आप कितने फेयर हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यार मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। तो बेसिकली हर आदमी का एक पर्पस होता है। आदमी जो भी आपको यहाँ पे भेजा गया है ना, वो इसलिए भेजा गया है कि आप प्रॉपर लोगों को सर्व कर पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने बीवी के, बच्चों के, माँ बाप के लाइफ में पूरी लाइफ ख़त्म करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बाबा फिर आपको, ये तो सभी लोग कर रहे हैं, 90% 95% तो यही कर रहे हैं ना। अब हमारे जग्गी वासुदेवा जी हैं, और भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनको क्या ज़रूरत है? अल्टीमेट जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, अच्छे मोटिवेशन ट्रेनर हैं, उनको क्या ज़रूरत है? अभी हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं, बहुत रिस्पेक्टेड कोच हैं, हमारे संदीप मैसूरी जी हैं, सोनू शर्मा जी हैं, और भी कई कोच हैं। वो क्या, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल लाइफ। राम वर्मा जी हैं, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल लाइफ। उनकी क्या ज़रूरत है? और जितना वो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उतना उनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। राइट। क्यों? उनकी ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिवाइन के ऊपर है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, आप माने ना माने, एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ अटैच होती चली जाती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को ना अपने बारे में अपनी डिटेल्स भी थोड़ी दे दें, अपना फ़ोन नंबर वगैरह बता दें, ताकि वो आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। ओके, तो बेसिकली मेरा पूरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव। मैं बिजनेस एस्ट्रोलॉजर एंड माइंड कोच हूँ। बिजनेस एस्ट्रोलॉजी के अलावा मैं कॉर्पोरेट वास्तु में भी हूँ और बिजनेस हीलिंग में भी हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ, बिजनेस एस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट वास्तु, माइंड कोचिंग एंड बिजनेस हीलिंग, मैं ऑल एरिया में काम करता हूँ। जिन लोगों को मुझसे कनेक्ट करना है, कई बार मेरा फ़ोन नहीं उठता है, तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 9811276949। आई रिपीट अगेन 9811276949। थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग मी। थैंक यू।
सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा आज का पॉडकास्ट। बहुत सारी नॉलेज उन्हें मिली है और आपसे भी आई एम श्योर वो बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच Thank you, यहाँ ma'am. आने के Thank लिए। you. Thank you सो very much. मच।